आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नागपुर जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं और कन्वर्टेड हिंदू मात्र 10% से कम है, वहां 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर वहां पे विवाद चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था और औरंगजेब की कब्र तोड़ने से धार्मिक भावना आहत हो गई। सोचिए जरा, कभी हिंदुओं की भावना कुंभकर्ण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती, कभी हिंदुओं की भावना रावण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती। इनफैक्ट हिंदू हर साल रावण का पुतला फूकते हैं, हर साल कुंभकर्ण का पुतला फेंकते हैं, हर साल मेघनाथ का पुतला फूकते हैं। कभी दुर्योधन दुशासन का पुतला फूकने से हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती, लेकिन कन्वर्टेड हिंदुओं की भावना औरंगजेब की मजार को खोदने से आहत हो गई। उस औरंगजेब की जो कब्र खोदने से आहत हो गई, जिसने उनके पूर्वजों को ही मार मार के उनको कन्वर्ट किया था। अल्टीमेटली जो यहां कन्वर्टेड हिंदू हैं उसमें से 99% या तो डर के मारे कन्वर्ट हुए या तो जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट हो गए। और किया क्या नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं, वहां 10% कन्वर्टेड हिंदुओं ने बाकायदा मकान भी जलाया, दुकान भी जलाया, स्कूटर जलाया, बाइक जलाई, कार जलाई। जब वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही थी आग बचाने के लिए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रोक दिया, उसमें हमला कर दिया। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय है। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जहां के पार्षद भी हिंदू हैं, जहां के प्रधान भी हिंदू हैं, जहां के विधायक भी हिंदू हैं, जहां के सांसद भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान के उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है, संभाजी महाराज की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हुआ है जो गुरु गोलवलकर जी की कर्मभूमि है, डॉक्टर हेगडेवार जी की कर्मभूमि है, जो सावरकर जी की कर्मभूमि है, जो बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हमला हुआ है जिसके सांसद गडकरी जी हैं, जो दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी का गृह क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं, मात्र 10% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वहां दंगा क्यों हुआ? और दुबई में दंगा आज तक क्यों नहीं हुआ जहां हिंदू 10% से भी कम है? अबू धाबी में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? कुवैत में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? भारत में क्यों होता है और नागपुर में क्यों होता है जहां 10% से भी कम है? मैं कई बार कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। दुबई, कुवैत, सिंगापुर, जापान, कोरिया और भारत में अंतर यह है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं और दुबई, कुवैत, बहरीन ने राम नीति को लागू किया है और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को आज तक हमने लागू नहीं किया। दुबई, कुवैत, बहरीन ने कृष्ण नीति को लागू किया है और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। इंसान तभी ठीक से काम करता है जब उसकी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में न शिक्षा में संस्कार है न कानून का खौफ है। 3 लाख मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। इस नागपुर में दंगे के बाद तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रही है, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है, वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर हो रहे हैं, ट्विटर पे शेयर हो रहे हैं। मूल कारण और अस्थायी समाधान पे अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो वहां सुरक्षित क्यों है, और नागपुर में हिंदू 90% से ज्यादा है और वहां दंगा क्यों हो गया। मैं कई बार कह चुका हूं, कानून को बदलिए, सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाइए और सभी मजहबी किताबों को, सभी धार्मिक किताबों को, सभी रिलीजियस किताबों को एक बार पढ़ के देखिए कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है, और अगर हेट स्पीच फैला रही है उस किताब को बदलिए। तब भारत बचेगा, तब भारतीय संस्कृति बचेगी, तब देश बचेगा। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो अंग्रेजों ने लागू किया था, जिसको कांग्रेस ने कानून बना के लागू कर दिया, इसको खत्म कर दीजिए।
ये 1992 में बना हुआ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म कर दीजिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए, माइनॉरिटी के नाम पे जो मदरसे चल रहे हैं इनको बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम के स्कूल बंद करिए, माइनॉरिटी के नाम पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज चल रहे हैं इनको बंद करिए। ये माइनॉरिटी भारत के लिए जहर के समान है और जैसे जैसे ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है भारत की बर्बादी उतनी तेजी के साथ शुरू हो रही है। बंद करिए। क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड, क्यों चाहिए वक्फ ट्रिब्यूनल, क्यों चाहिए मजहब के नाम पे लोन, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे मकान, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे राशन, क्यों चाहिए मजहब के आधार पे रिजर्वेशन, क्यों चाहिए? एक बार मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है ना, क्या हम दूसरे विभाजन, जब दूसरा विभाजन हो जाएगा उसके बाद हम कानूनों को बदलेंगे? अगर यह कानून संसद में बन सकता है, नरसिम्हा राव बना सकते हैं, 244 सांसदों वाली सरकार बना सकती है, तो ये कानून खत्म क्यों नहीं हो सकता? या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, नहीं तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए कि भारत में 1% से जो ज्यादा है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये वक्फ बोर्ड जो 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, इस कानून को खत्म करिए, समान दान संहिता लागू करिए, समान संपत्ति संहिता लागू करिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू करिए, एक देश एक विधान लागू करिए, अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल बंद कर दीजिए। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ये जो 1958 में कांग्रेस ने एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया था, इसको खत्म करिए। इस पूरे दंगे का मूल कारण ये घटिया कानून है। कांग्रेस ने यह कानून बनाया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित करने के लिए। पूरी दुनिया में गुलामी के निशान मिटाए जाते हैं, पूरी दुनिया में गुलामी के नाम मिटाए जाते हैं। चीन भी गुलाम था, उसने गुलामी का नामो निशान मिटा दिया 1 साल के अंदर। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। और हम 1947 में आजाद हुए और 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना के हमने सारे गुलामी के निशानी को प्रोटेक्ट कर दिया। और इस गुलामी की निशानी के संरक्षण के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना, ASI, वो उसको संरक्षित कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका रखरखाव कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है। क्यों चाहिए हमें वहशी दरिंदों की कब्र, क्यों चाहिए हमें वहशी दरिंदों की मजार? इस घटिया कानून को खत्म करिए अगर भारत को बचाना है तो। अगर भारत को बचाना है तो 1991 में बने हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करिए और जो गुलामी के निशान थे, जो हमारे मठ मंदिर थे तोड़े थे, वो जो रुका हुआ है उसको वापस लेने का रास्ता खोलिए, इस कानून को खत्म करिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत बचे, 1955 का बना हुआ इस घटिया कानून को खत्म करिए। ये कहने को सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता देने और नागरिकता लेने वाला कानून है। आज तक घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है, जिहादियों को नागरिकता मिल रही है, मिशनरियों की नागरिकता मिल रही है, लेकिन किसी की नागरिकता गई नहीं। ऐसा घटिया कानून है। एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाइए, समान नागरिकता संहिता बनाइए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो ये जो कांग्रेस ने कानून बनाया था हिंदुओं को निहत्था करने के लिए, इस कानून को बदलिए, आर्म्स एक्ट को। पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया था आर्म्स एक्ट, और अंग्रेजों को हिंदुओं को निहत्था करने के लिए, और उसी कानून को कॉपी पेस्ट करके अंग्रेजों ने यह कानून बना दिया 1959 आर्म्स एक्ट। इस घटिया कानून के कारण हिंदू नवरात्रि में तलवार लेके शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते। शिवरात्रि पे शंकर जी की शोभा यात्रा निकालते हैं लेकिन त्रिशूल लेके नहीं चल पाते। इस घटिया कानून के कारण हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जयंती पे, लेकिन हिंदू गदा लेके नहीं चलते डर के मारे। इस घटिया कानून के कारण परशुराम जयंती पे हिंदू अपना परसा लेके नहीं चल पाते। इस घटिया कानून के कारण हिंदू निहत्थे हो चुके हैं। इस घटिया कानून को बदलिए और कम से कम हिंदुओं के जो हमारे देवता हैं, उन देवताओं के पास जो शस्त्र है उसको रखने की इजाजत दीजिए। भगवान गणेश का जो मुख्य शस्त्र था वो कुल्हाड़ी था, लेकिन इस घटिया कानून के कारण हिंदू जब शोभा यात्रा निकलते हैं गणेश जी की तो कुल्हाड़ी लेके नहीं चलते। भगवान परशुराम का मुख्य शस्त्र फरसा है, गड़ासा है, लेकिन हिंदू लेके नहीं चल पाते। शिवरात्रि पे शिवयात्रा निकलती है, लेकिन जो भगवान शंकर का मुख्य शस्त्र है त्रिशूल, उसको लेके हिंदू नहीं चलते। कम से कम हिंदुओं को त्रिशूल रखने, तलवार रखने, गदा रखने, भाला रखने और कुल्हाड़ी रखने की परमिशन दीजिए। इस कानून को बदलिए। ये कानून केवल और केवल हिंदुओं को निहत्था करने के लिए बनाया था। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, ये जो घटिया कानून है 1946 का बना हुआ फॉरेनर एक्ट, इसको खत्म करिए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने,
उनका आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में बैठे हुए हैं और जिस दिन वो सड़क पे निकलेंगे पूरे भारत को बर्बाद करके रख देंगे। अगर भारत को बचाना चाहते हैं 1861 का ये पुलिस एक्ट बदलिए, भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करिए। क्या कारण है कि यूपी में तो पुलिस बुलडोजर लेके चलती है लेकिन महाराष्ट्र में बुलडोजर नहीं चला, केरल में बुलडोजर कभी नहीं चलता, बंगाल में बुलडोजर कभी चलेगा ही नहीं? क्यों? कानून एक होना चाहिए। पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर जिहादियों पे टूट पड़े, पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपराधियों पे टूट पड़े, दंगाइयों पे टूट पड़े। वो तभी होगा जब 1861 का पुलिस एक्ट बदलेगा, एक नया वन नेशन वन पुलिस कोड बनेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड। कहने को ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है इसमें लिखा ही नहीं है। इसलिए न लब जिहाद वालों पे एनसे लगता है, न धर्मांतरण कराने वालों पे एनसे लगता है, न घुसपैठियों पे एनसे लगता है, न जिहादियों पे एनसे लगता है, न दंगाइयों पे एनसे लगता है। मिसयूज हो रहा है। हाँ, मनीष कश्यप अगर एक वीडियो बना देंगे तो एनसे लग जाएगा, लेकिन यहां पे जो दंगा कर रहे हैं उन पे एनसे नहीं लग रहा है। नागपुर में भी नहीं लगा। नागपुर में इतने दंगे हो चुके, इतना घर जला दिया, मकान जला दिया, कारें जला दिया, किसी दंगाई पे एनसे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा हमने डिफाइन ही नहीं किया है। कहने को अनलॉफुल एक्टिविटी है, दंगा करना अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, जिहाद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है हमने इस कानून में डिफाइन ही नहीं किया। तो कहीं कहीं पुलिस लगाती है यूएपी है, कहीं कहीं नहीं लगाती। इसलिए कहता हूं घटिया कानूनों को बदलिए। ये भारतीय न्याय संहिता है, इसमें एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू लब जिहाद, एक चैप्टर डालिए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड जिहाद। इस कानून को बदलना पड़ेगा। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है तो सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, और झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा। नागपुर में जो दंगा हुआ है ना, चलेगा 20-50 साल तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि दंगाई झूठे गवाह लाके खड़े करते रहेंगे। और झूठी गवाही क्यों होगी? क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास तगड़ा पैसा आ जाए, बाहर से फंडिंग आ जाए और पुलिस को सेटिंग करके उसमें जांच में से बाहर निकल जाए। और वो क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि झूठी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस भारत को बचाना चाहते हैं तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, ये जो 50 दंगाई पकड़े गए हैं नागपुर में, इनका टेस्ट कर लिया जाए तो पता चलेगा इनको भड़काया किसने, झूठी अफवाह फैलाई किसने, उन पे भी कार्रवाई हो। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो जज फिर तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, गवाहों के बयान के लिए बार बार डेट नहीं पड़ेगी। जज साहब सीधे टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट देखेंगे, सीधे अपना फैसला सुना देंगे। लेकिन उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं 1951 का 1951 का एक घटिया कानून बदलिए। दंगा रोकना चाहते हैं, जिहाद रोकना चाहते हैं, मजहबी उन्माद रोकना चाहते हैं, कठोर कानून बनाना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलिए। इसी के कारण घटिया गुंडे, बदमाश, माफिया, जासूसी करने वाले, जिहाद करने वाले पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। इस घटिया कानून को बदलिए 1951 का, अगर देश बचाना है तो। अगर भारत को संस्कृति की रक्षा करना है, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू करिए। आखिर क्या कारण है कि जो भारत में रहते हैं उनको औरंगजेब से प्यार है, उनको खिलजी से प्यार है, उनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी से प्यार है। वो रहते भारत में हैं, काम करते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, मकान भारत में बनाते हैं, लेकिन उनको भारत के त्योहारों से नफरत है, भारत के देवी देवताओं से नफरत है। क्यों? क्योंकि मदरसों में यही सब सिखाया जाता है। समाधान यह है, समान शिक्षा लागू करिए। 10वीं तक कोई मदरसा नहीं, कोई मिशनरी स्कूल नहीं, पूरे देश के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए अगर देश को बचाना है, नहीं तो ये मदरसे बर्बाद कर देंगे भारत को, मिशनरी स्कूल भारत को बर्बाद कर देंगे। भारत को बचाना है तो ये जो 30 कानून चल रहा है मजहब के आधार पर, इनको खत्म करिए। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, एक पति एक पत्नी का नियम लागू करिए। ये जो लैंड जिहाद चल रहा है इसको रोकना है। ये 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड खत्म करिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए और एक नया सिविल प्रोसीजर कोड बनाइए जिससे मुकदमों का फैसला जल्दी जल्दी हो जाए। नागपुर में जिस स्थान पे गुरु गोलवलकर जी ने प्रतिज्ञा लिया था हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की, वहां पे जिहादियों ने कब्जा कर लिया है।
दरगाह कमेटी ने वहां कब्जा कर लिया नागपुर में, और कितनी बार सरकारें बनी, आई गई, लेकिन उस स्थान को नहीं छोड़ा पाए जहां गुरु हेगड़े, डॉक्टर हेगडेवार जी ने प्रतिज्ञा लिया था हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए। सोचिए, तो वो जमीन क्यों? क्योंकि 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है, मुकदमा चलेगा, 50 साल 60 साल चलता रहेगा। भारत को बचाना है तो ये एनडीपीएस एक्ट बदलिए। ड्रग्स जिहाद के कारण हिंदू नपुंसक हो रहे हैं, हिंदू लड़कियां बाज हो रही हैं, और ड्रग्स जिहाद का पूरा कारोबार कौन करता है सबको पता है। ये ड्रग्स जिहाद के जरिए जो पैसा आ रहा है वो सारा भारत की बर्बादी के लिए काम आ रहा है। ड्रग जिहाद जिससे जो पैसा आ रहा है उसी से बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसको खत्म करना पड़ेगा। ये कालाधन की फंडिंग हो रही है लगातार भारत को बर्बाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा कालाधन विरोधी कानून महाघटिया है। बेनामी लेन देन चल रहा है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महाघटिया है। घूसखोरी का मूल, जो घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, और उसका घूसखोरी का मूल कारण ये घटिया कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हवाला के जरिए जिहादियों की फंडिंग हो रही है, खाड़ी देशों से भी हो रही है, बाकी अलग अलग स्थानों से भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून महाघटिया है। विदेशों से पैसा आ रहा है एफसीआरए के जरिए भारत को बर्बाद करने के लिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया ही था। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। भारत को बचाना है, सभी अंग्रेजी कानून खत्म करिए, सभी कांग्रेसी कानून खत्म करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए। भारत को सुरक्षित करना है, राम नीति लागू करिए, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, जो कृष्ण नीति उसको लागू करिए, कानून का खौफ पैदा करिए। जैसे दुबई में दंगे नहीं होते, भारत में भी दंगे बंद हो जाएंगे, भारत में जिहाद बंद हो जाएगा, भारत सुरक्षित हो जाएगा, भारत में मजहबी उन्माद बंद हो जाएगा, भारत से घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, भारत में धर्मांतरण बंद हो जाएगा, भारत में लब जिहाद, लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर बदलने से नहीं, सांसद विधायक मंत्री बदलने से नहीं, सरकार बदलने से नहीं, वो होगा कानून बदलने से। क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छा हो, अगर दवाई घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती, और शासक बहुत अच्छा हो, अगर नियम कानून घटिया हो, सिस्टम घटिया हो, तो अराजकता बंद नहीं होती है।